नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम देखेंगे वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा आज के सेशन है वो बीलेट फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का है। ठीक है, ये 5वां टॉपिक होगा हमारा। वाक्य विन्यास को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वाक्य विन्यास होता क्या है? किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहते हैं। एक बार वापस से समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के तहत वाक्य बनते हैं, यानी जिनके द्वारा जिन सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के तहत वाक्य का निर्माण किया जाता है, उसी के अध्ययन की क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स कहते हैं इंग्लिश में। वाक्य के क्रमबद्ध अर्थात जिस सिद्धांत या फिर जिन प्रक्रियाओं के द्वारा हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक है, वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विज्ञान है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का जो नाम है वो क्या है? वाक्य विज्ञान है। वाक्य विज्ञान पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। वाक्य विज्ञान क्या है? कि पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। साथ ही साथ में वाक्य जो है वो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से करते हैं, अतः वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रथम हमने देखा कि वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विज्ञान है। वाक्य विज्ञान पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है और वाक्य जो है वो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से करता है, अतः वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई है। बात किया जाए वाक्य विन्यास के स्वरूप की, तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। पहला, वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य और भाषा के अन्य अंग का संबंध क्या है? साथ ही साथ में वाक्यों के कितने प्रकार व वाक्यों में कितने परिवर्तन हुए हैं? वाक्यों में पदों का क्रम क्या है और वाक्यों में परिवर्तन के कारण क्या है? ठीक है, हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वाक्य विन्यास का स्वरूप हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाक्य विज्ञान के स्वरूप के विषय में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने विस्तार से विवेचना किया है। उनका मत है कि वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि वाक्य विज्ञान में हम क्या करते हैं कि वाक्य विज्ञान में वाक्य विज्ञान की जो भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। यानी वाक्य विज्ञान के अंतर्गत भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पद जो होते हैं, जो विभिन्न पद एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम और रावण किस प्रकार से संबंधित है? ने है। तो इसका संबंध जो है यहाँ पे एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या संबंध है, इसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वाक्य विज्ञान कहा जाता है। अतएव वाक्य विज्ञान में इन सब विषयों का समावेश हो जाता है। वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पदों का विन्यास, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ अवयव एवं वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं, परिवर्तन के कारण आदि, इस प्रकार वाक्य विज्ञान में वाक्य से संबंधित सभी तत्वों का विवेचन किया जाता है। यानी वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य के पदों का विन्यास, वाक्य के प्रकार, वाक्य का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ अवयव और वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं, परिवर्तन के कारण आदि, इस प्रकार वाक्य विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाक्य विन्यास की अवधारणा की। तो वाक्य संबंधी क्रमिक अध्ययन वाक्य विज्ञान में किया जाता है। सर्वप्रथम ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद समूह, फिर वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, ध्वनि होती है। ध्वनि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? वर्ड, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? वर्डों से कई वर्ड में आपस में मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं, कई शब्द आपस में मिलकर पदों का निर्माण करते हैं, कई पद जो आपस में मिलकर पद समूह का निर्माण करते हैं। इसके बाद वाक्य का निर्माण होता है। इस तरीके से ये चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को, ये पूर्ण शब्द नहीं है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो ये पूर्ण शब्द है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ अर्थ निकल रहा है वाक्यों का, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन शब्दों का जब कोई अर्थ निकले, शब्दों के समूह का जब कोई अर्थ निकले तब उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं।
अब वाक्य क्रमिक अध्ययन को वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य के जो क्रमिक अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य विज्ञान पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। ठीक है, देखिए वाक्य विज्ञान की विशेषताएं क्या होती है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या है, शब्दों का समूह होता है। वाक्य भाषा की प्राकृतिक इकाई है। व्याकरणिक दृष्टि से यह पूर्ण होता है। वाक्य में क्रिया की अनिवार्यता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि वाक्य विज्ञान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा कि वाक्य क्या है, पहली चीज़ शब्दों का समूह है। ठीक जी। दूसरा क्या है कि वाक्य भाषा की प्राकृतिक इकाई है। वाक्य जो है वो भाषा की प्राकृतिक इकाई है और व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीज़ें व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता है और साथ ही साथ में इसमें क्रिया की अनिवार्यता होती है, मतलब क्रिया तो अनिवार्य रूप से इसमें रहेगी ही रहेगी। अब वाक्यों के प्रकार देख लेते हैं। तो वाक्यों के प्रकार कई आधार पर हैं, परंतु भाषा वैज्ञानिकों ने इनके दो आधारों को मान्यता दी है। पहला है आकृति मूलक और दूसरा क्या है, तो हमने क्या देखा, वाक्यों के प्रकार के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक आकृति मूलक होता है, एक रचनागत होता है व्याकरणिक रूप से। तो आकृति मूलक भी दो प्रकार के होते हैं। आकृति मूलक एक होता है योगात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है अयोगात्मक। ठीक है, वहीं रचनागत की बात की जाए तो रचनागत व्याकरणिक रूप में इसे तीन भागों में बांटा गया है। एक संयुक्त वाक्य होता है, एक साधारण वाक्य होता है और एक मिश्रित वाक्य होता है। इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। आइए एक एक समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमने देखा कि आकृति मूलक में योगात्मक और अयोगात्मक क्या होता है। देखिए, जिन वाक्यों में शब्दों के साथ प्रत्यय विभक्ति जुड़ी रहती है उन्हें योगात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने और को यहाँ पे क्या है, ये प्रत्यय विभक्तियाँ जुड़ी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम योगात्मक कहेंगे। तो जिन वाक्यों में शब्दों के साथ, ये शब्द है राम रावण, ठीक है, मारा, ये शब्द के साथ क्या हुआ है कि प्रत्यय विभक्तियाँ जुड़ी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, इस तरीके से। तो ने और को जुड़ा है, उन्हें क्या कहते हैं, योगात्मक वाक्य कहते हैं। इस तरीके से उदाहरण के स्वरूप आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला है अयोगात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में शब्द संबंधी तत्व नहीं जुड़ता है उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें शब्द संबंधी तत्व नहीं जुड़ते। जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ, तो इसमें शब्द संबंधी कोई भी वाक्य नहीं जुड़ा है। ठीक है, जैसे इसमें जुड़ा था ने और को, तो इसमें कोई नहीं जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अयोगात्मक वाक्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि रचनागत के अंतर्गत हमने देखा था संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साधारण वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्य में एक ही सामाजिक क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें एक ही सामाजिक क्रिया है, ठीक है, पढ़ना। तो इसमें क्या कहा कि जिस वाक्य में एक ही सामाजिक क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही सामाजिक क्रिया पढ़ना है, तो क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी संयुक्त वाक्य प्रायः और अथवा किंतु से आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे उसने पुस्तक उठाई और पढ़ने बैठ गया, तो ये क्या होगा, और जो यहाँ पे संयुक्त का कार्य कर रहे हैं, यानी दो वाक्यों का जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो वाक्य किसी और या फिर किसी किंतु के द्वारा या फिर किसी भी समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य की संज्ञा दी जाती है। तो हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया कि संयुक्त वाक्य प्रायः और अथवा किंतु दो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे उसने पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा, मैंने उसकी कविता पढ़ी थी परंतु उससे कभी मिला नहीं। इस तरीके से ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। जबकि वहीं मिश्रित वाक्य की बात किया जाए तो मिश्रित वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य के अतिरिक्त कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उसने देखा कि सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य के अतिरिक्त कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी चाचा जी दिखाई पड़े, उसने देखा कि सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है और जैसे ही गाड़ी रुकी चाचा जी दिखाई पड़े। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य तो है ही, साथ ही साथ में इसके अतिरिक्त कम से कम एक आश्रित वाक्य भी, यहाँ पे आश्रित वाक्य भी जुड़ा है। ठीक, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब वाक्य रचना में परिवर्तन के क्या कारण है, तो अन्य भाषा का प्रभाव पड़ गया है कई बार, इसलिए क्या हो जाता है कि वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। और कई बार अस्पष्टता तथा बल के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग होता है। नवीनता आ गई है शब्दों में, बोलने वाले की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। संक्षेप में बोलना और बल के लिए क्रम परिवर्तन, ये सब क्या है,
वाक्य रचना में परिवर्तन के कारण है। पहला क्या हमने देखा कि अन्य भाषा का प्रभाव पड़ने लगा है वाक्यों पर, ठीक है, जैसे साथ ही साथ में यूरोपीय भाषाओं का भी प्रभाव पड़ने लगा है, इसलिए वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ में अस्पष्टता तथा बल के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, कई अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं जो कि व्याकरणिक नियमों से गलत है, इसलिए वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। और नवीनता आ गई है वाक्यों में, बोलने वाले की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है, संक्षेप में बोलते हैं हम, ठीक है, और बल के लिए क्रम परिवर्तन, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगला हमारा क्या है, वाक्य रचना में परिवर्तन की दिशाएं क्या होती है। तो वाचन संबंधी परिवर्तन होता है, एक लिंग संबंधी परिवर्तन होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और पुरुष संबंधी परिवर्तन होता है, ठीक है, साथ ही साथ लोम, आगम और पद क्रम में परिवर्तन। तो ये चीज़ें आपको रट लेनी है, क्योंकि बहुत डीपली मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगला हमारा स्वच्छंदतावाद, जिसे हम रोमांटिसिस कहते हैं, ठीक है, रोमांटिक्स, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक था, जो यूरोप में 18वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1700 कुछ में। 1800 से 1850 तक काल में यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था और आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद की पहली सुसंगत अभिव्यक्ति छायावाद के रूप में जानी जाती है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में छायावादी कविता के रूप में सामने आया और हिंदी आलोचना पर परिभाषित शब्दावली के रचनाकार डॉक्टर अमरनाथ के अनुसार छायावाद और स्वच्छंदतावाद में गहरा साम्य है। दोनों में प्रकृति प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, आत्मरंजन, रहस्य भावना, व्यक्ति प्रेम, अभिव्यक्ति और प्राचीन संस्कृति के प्रति आकर्षण, प्रतीक योजना, निराशा, पलायन और अहम आध्यात्मकरण आदि के दर्शन होते रहते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्वच्छंदतावाद के मूल सिद्धांत क्या है। तो स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र में एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बीच में आपको टॉपिक समझ नहीं आए होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा नेट के माध्यम से, या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है बीलेट के लिए, क्योंकि आपका पेपर का बहुत ही कम टाइम बहुत कम ही रह गया है, तो इसलिए आपको रिवाइज करना चाहिए। बाकी एक दो टॉपिक जो नहीं रहेंगे मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज दूँगा, ठीक है। अब यही बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्रवचन संरचना के संगठन, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, संरचनावाद मानव विज्ञान की ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान अर्थात संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है, ठीक है। यानी संरचनावाद मानव विज्ञान में हम जो है वो संकेत विज्ञान के अंतर्गत विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। यानी संरचनावाद मानव विज्ञान में हम संकेत विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, संकेत विज्ञान में विश्लेषण करते हैं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा कि संरचनावाद मानव विज्ञान में संकेत विज्ञान का हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, परस्पर संबंध भागों के एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद फर्डिनांड द सस्यूर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्हें हिंदी में सस्यूर नाम से जाना जाता है। अब तर्क के संरचनावादी तरीके को विभिन्न क्षेत्रों जैसे नरविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्यिक आलोचना, यहाँ तक कि वास्तुकला में भी लागू किया गया है। इसमें एक विधि के रूप में नहीं बल्कि बौद्धिक आंदोलन के रूप में संरचनावाद की ओर प्रवेश किया, जो 1960 के दशक में फ्रांस में अस्तित्ववाद की जगह लेने आया था। अब एलिजन ए सिस्टर के अनुसार संरचनावाद से संबंधित 4 आम विचार एक बौद्धिक प्रवृत्ति की रचना करते हैं। सबसे पहले संरचना वह है जो पूर्णतः प्रत्येक तत्व की स्थिति को निर्धारित करता है, ठीक है। संरचनावादियों का मानना है कि हर प्रणाली की एक संरचना होती है। संरचनावादी संरचनात्मक नियमों में ज़्यादा रुचि लेते हैं और जो बदलाव की जगह सह अस्तित्व से संबंधित है। संरचनावादी वे वस्तुएं हैं जो अर्ध धरातल या फिर सतह के नीचे विद्यमान रहती है। बात करते हैं नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। सामान्य रूप से वार्ता का आशय संप्रेषण के अनेक रूपों से किया जाता है। वार्ता की प्रक्रिया बालिकाओं एवं श्रोताओं के मध्य होती है, ठीक है। वार्ता संप्रेषण विचार विमर्श, अनुभव एवं ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जो छात्रों को विशेष विषय संबंधी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए
तो हिंदी के वाचन कौशल का विकास करना है, जिससे छात्रों में अपने तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का योग्यता का विकास हो सके। वही पुरानी चीज़ें जो कि हमने पढ़ी रखी है। वार्तालाप के प्रकार की बात की जाए तो परिचर्चा, समानता वार्तालाप के प्रमुख निम्न रूप है। वार्तालाप, छात्र शिक्षक वार्ता। इस वार्ता के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा शिक्षकों द्वारा छात्रों को भी विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जब छात्र एवं शिक्षक के मध्य जो है विचार विमर्श होते हैं पढ़ाई को लेकर, तो उसे हम छात्र शिक्षक वार्ता कहते हैं। छात्रों की परस्पर वार्ता, यानी छात्र छात्र आपस में, बालक बालिका फिर बालिका बालिका आपस में बातें करते हैं। तो इस वार्ता में छात्रों की परस्पर वार्ता का आयोजन किया जाता है। किसी विशेष विषय पर सभी छात्रों अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब विशेषज्ञ वार्ता की बात की जाए तो इस वार्ता के अंतर्गत किसी एक विषय पर किसी विद्वान के विचारों को सुना जाता है और विद्वानों के ये विचार छात्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसके उपरांत छात्रों को भी अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिचर्चा के विकास के महत्वपूर्ण प्रयास। भाषा शिक्षक के द्वारा परिचर्चा के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला है, परिचर्चा में प्रत्येक छात्र को विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि सभी छात्रों का व्यक्तित्व का विकास हो सके। ठीक है, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि परिचर्चा के माध्यम से छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो छात्रों का विकास है वो हो सके। अब देखिए, परिचर्चा के बीच में शिक्षक को अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए ताकि अनुपयुक्त सामग्री परिचर्चा से हट जाए। यानी बीच बीच में जो है शिक्षक को भी अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अनुपयुक्त या फिर जो गड़बड़ी है वो सुधरती जाए। ठीक है, बालकों के बीच में, यानी बालक को पहले जो है मौका देना चाहिए कि वो बालक अपने विचारों को रखे। जहाँ पर गलती हो शिक्षक को उसे सुधारना चाहिए। परिचर्चा का उद्देश्य तर्क एवं चिंतन होना चाहिए और परिचर्चा में प्रत्येक छात्रों के विचारों का महत्व देना चाहिए ताकि वे परिचर्चा में अधिक से अधिक भाग ले सके। ठीक है, यानी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिचर्चा में विकास के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और परिचर्चा में सर्वप्रथम सामान्य विषय तथा बाद में कठिन विषय होने चाहिए ताकि छात्र जो है वो परेशान ना हो। ठीक है, वार्तालाप के आयोजन में सावधानियाँ क्या करनी चाहिए, तो वार्ता का आयोजन विशेष विषय अथवा बिंदुओं पर किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी विशेष विषय और विषय या फिर विशेष बिंदुओं पर वार्तालाप करना चाहिए। वार्ता का आयोजन विद्यालय परिसर में होना चाहिए क्योंकि दूसरे विद्यालय में जाने से छात्रों की एकाग्रता क्या होती है, भंग हो जाती है। वार्ताओं में आमंत्रित विद्वानों से अनुरोध करना चाहिए कि उनकी वार्ता में प्रयुक्त शब्द छात्रों के अस्त्रानुकूल हो, जिससे कि छात्र जो है वो वार्ता के अनुकूल विषय को समझ सके। साथ ही साथ में वार्ता के आयोजन में छात्रों को, अर्थात जो हमने देखा कि विशेषज्ञ वार्ता में क्या होता है कि किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाता है और किसी विशेष विषय पर अपना वार्ता देता है। तो विशेषज्ञ को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द वो प्रयुक्त करता है वो बालकों के समझ में आ सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वार्ता के आयोजन में छात्रों को अपनी शंका के समाधान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी छात्र जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए जहाँ भी उनको कन्फ्यूजन हो। वार्तालाप में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो विचार विमर्श बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्ष में शिक्षक छात्र वार्तालाप तथा छात्र के अन्य छात्रों के साथ वार्तालाप होना चाहिए। छात्र कक्षा से संबंधित अथवा घर से संबंधित किसी विषय पर वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप करने से आपसी झिझक दूर होती है और साथ ही साथ वे बड़े व छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाते हैं तथा उनकी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, जो कि वार्तालाप को हमने यहाँ पे देख लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें जो बीच में आपको समझ नहीं आई होंगी, डेफिनेटली आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।